Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ, BHU वाराणसी। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 पर व्याख्यान का प्रथम लेक्चर है। इस लेक्चर का टॉपिक है अपराध की परिभाषा एवं सिविल दोष, टॉर्ट में अंतर तथा आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लाइबिलिटी। इसके अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि अपराध और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, क्रिमिनल लाइबिलिटी के आपराधिक दायित्व के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सामान्यतः अपराध और आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए लैटिन सूत्र एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेन सिटिया से शुरुआत होती है। अब इसे आप स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास करें। मैंने अपराध की परिभाषा को किसी विधिशास्त्र की परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि एक सामान्य ऐसी परिभाषा जो किसी भी छात्र के द्वारा बताने पर एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सके कि क्राइम क्या है। तो क्राइम की परिभाषा सबसे जो सिंपलेस्ट डिफिनीशन है कि अपराध विधि द्वारा निषिद्ध हुए कार्य हैं जो सार्वजनिक अधिकारों के अतिक्रमण में किए जाते हैं। अर्थात जो क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अर्थात सार्वजनिक अधिकारों का अतिक्रमण जिसे विधि द्वारा निषिद्ध किया गया हो, प्रतिषिद्ध किया गया हो, प्रोहिबिट किया गया हो, अपराध कहलाता है। तो अपराध के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है कि वह कार्य विधि द्वारा प्रोहिबिटेड होने चाहिए, लॉ दैट एक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उस कृत्य को कानून के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो। दूसरा, ऐसे कृत्य से पब्लिक राइट का, सार्वजनिक अधिकारों का अतिक्रमण होता हो। तो ये दो चीज़ें हैं। हम इसको साधारण भाषा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सार्वजनिक अधिकारों का अतिक्रमण अपराध कहलाता है। अब इसको और विस्तार से देखें। सार्वजनिक अधिकारों का अतिक्रमण जिसे विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो, निषिद्ध किया गया हो, अपराध कहलाता है। तो जिसके लिए कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में तब आएगा जब वह कार्य विधि के द्वारा प्रोहिबिट किया गया हो, निषिद्ध किया गया हो, दंडनीय बनाया गया हो। अगर कोई भी कार्य जो किसी डूअर के द्वारा, कर्ता के द्वारा किया गया है, परंतु विधि ने उसको निषिद्ध नहीं घोषित किया है, विधि द्वारा दंडनीय घोषित नहीं किया गया है, तो वह कार्य यद्यपि दोषपूर्ण हो सकता है समाज की नज़र में, लेकिन कानून की नज़र में वह अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह एक्ट कानून के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो। जैसा इसको उदाहरण के रूप में समझें, जैसे भारत में एडल्ट्री को, जारता को अपराध माना गया था, परंतु उसी कार्य को इंग्लैंड के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया था। अर्थात इंग्लैंड में एक व्यक्ति विवाहित होते हुए यदि दूसरे किसी अन्य पुरुष की विवाहिता से कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लैंगिक संभोग करता है, तो उस कार्य को विधि द्वारा निषिद्ध न किए जाने पर उस कार्य को इंग्लैंड के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता था। परंतु भारत में ऐसे कार्य को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 497 के अंतर्गत एडल्ट्री को एक अपराध के रूप में दंडनीय बनाया गया था। तो एक ही कार्य है, लेकिन देश की भिन्नता की वजह से उसी कार्य को हमारे यहाँ भारत में दंडनीय बनाया गया है, परंतु इंग्लैंड में दंडनीय नहीं बनाया गया। यद्यपि उस जारता के अपराध को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, परंतु वह अपराध प्रारंभ से 1860 से लेकर के 2017 तक वह अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त था। परंतु 2017 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐसे कार्य को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इसे इस रूप में देखा जाए कि किया गया कार्य जरूरी नहीं है कि वह अपराध हो जब तक कि उसे दंडनीय न बनाया गया हो, और दंडनीय बनाने का कार्य विधायिका का है, संसद का है, राज्य विधानमंडलों का है। तो कार्य अपराध तभी माना जाएगा जब वह कार्य विधि के द्वारा दंडनीय हो और सार्वजनिक अधिकारों का
वह समाज के विरुद्ध कार्य हो, अधिक से अधिक लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। तो इसीलिए इसकी जो सबसे साधारण परिभाषा है, विधि द्वारा दंडनीय कार्य जो सार्वजनिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है अपराध कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हत्या, लूट, चोरी, छल, डिसीट, इसको मैंने दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। स्लाइड की दूसरी तरफ आप देखें, मैंने लिखा है कि ऐसा कार्य या लोभ जो विधि विरुद्ध हो, दंडनीय है। इसको मैंने लिखा है क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग विच नॉट ओनली अफेक्ट इंडिविजुअल विक्टिम बट सोसाइटी ऑल्सो। अर्थात ऐसा कार्य जो केवल व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित न करता हो बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है, ऐसा कृत्य कार्य अपराध की श्रेणी में माना जाता है और इसे हम अपराध की संज्ञा देते हैं। इसको ब्लैकस्टोन के द्वारा परिभाषित किया गया है। केनी ने अपराध की परिभाषा दिया है, लेकिन केनी के परिभाषा और ब्लैकस्टोन की परिभाषा को बताने से बेहतर है कि छात्र को कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि ऐसी परिभाषा अपराध की बताए जो सामान्य व्यक्ति को भी, जो विधिक बैकग्राउंड का नहीं है, लॉ बैकग्राउंड का नहीं है, वो भी ये समझ सके। तो इसका मतलब केवल और केवल इतना ही है कि सार्वजनिक अधिकारों का अतिक्रमण जो विधि द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया है अपराध कहलाता है, क्राइम कहलाता है। अब इसको देखते हैं, दूसरा जो मैंने लिया है सिविल दोष, टॉर्ट। टॉर्ट किसे कहेंगे, इसको स्लाइड के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन टॉर्ट कहलाता है। इसको लिखा मैंने विधिक अधिकार का अतिक्रमण टॉर्ट कहलाता है। किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट का, यह कलेक्टिव राइट का नहीं, पब्लिक राइट का वायलेशन नहीं है। तो डिफरेंस केवल और केवल इतना है अपराध में और टॉर्ट में कि टॉर्ट जो है, इस टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट इज ए टॉर्ट। व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का अतिक्रमण टॉर्ट कहलाता है और सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन, पब्लिक राइट का वायलेशन अपराध कहलाता है। कार्य यही है, जब किए गए कार्य से लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो, अतिक्रमण हो, तो वह अपराध है, और किए गए कार्य से यदि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार का उल्लंघन हो तो यह अपकार माना जाता है, टॉर्ट माना जाता है संक्षेप में। परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं जो अपराध और टॉर्ट दोनों हैं। टॉर्ट भी माना जाता है, सिविल दोष भी है और पब्लिक रॉन्ग भी माना जाता है, अपराध भी होता है। जैसे मानहानि करना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना, यह मानहानि भी है, यह टॉर्ट भी है, सिविल रॉन्ग भी है और यह अपराध भी है। अपराध इसलिए है कि उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा समाज की नज़र में कम हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपराधिक दायित्व के अंतर्गत मानहानिकर्ता को, जिसने मानहानि किया है, उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है, FIR किया जा सकता है और उसे कारावास भी दिया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। जबकि पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानहानिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद ला सकता है, कंपनसेशन का वाद ला सकता है। तो टॉर्ट के अंतर्गत जो उपचार है, पीड़ित को कंपनसेशन है, वह राइट टू गेट कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति से जिसने उसकी मानहानि किया है उसके विरुद्ध वाद ला करके क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। और चूंकि यह अपराध भी है, इसलिए FIR करके उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय उसको कारावास भी दे सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है। तो ये हो गया मानहानि, टॉर्ट भी है और अपराध भी है। दूसरा उपेक्षा, नेग्लिजेंस, यह टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। तो कुछ ऐसे कार्य हैं, न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है, न्यूसेंस भी दो प्रकार, न्यूसेंस टॉर्ट भी है और अपराध भी है। न्यूसेंस मतलब बाधा उत्पन्न करना, इसकी शाब्दिक भाषा है बाधा उत्पन्न करना। जब किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किए गए बाधा से समाज को प्रभावित, समाज का हित प्रभावित होता हो तो दैट इज क्राइम, पब्लिक न्यूसेंस। अर्थात सड़क पे गड्ढा खोदना, जो सड़क पे गड्ढा खोदा जा रहा है यह पब्लिक राइट का वायलेशन है, यह लोगों के आवागमन के अधिकार को बाधित करना है। तो लोगों के आवागमन के अधिकार को बाधित करना यह बहुसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए यह अपराध है, क्राइम है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर में लाउडस्पीकर बजाना, बहुत तेजी से कोई स्पीकर बजाना, जिससे कि पड़ोसी उससे
प्रभावित हो रहा है, उसका पड़ोसी उससे प्रभावित हो रहा है, वह रात में सो नहीं पा रहा है, तो यह उसके केवल बल्कि समाज नहीं बल्कि उसका पड़ोसी प्रभावित है। तो यह इंडिविजुअल राइट का, यह उसके व्यक्तिगत राइट टू पीस, शांति का अधिकार, सोने का अधिकार, यह उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है, व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन है। तो यह टॉर्ट है। वह पड़ोसी जो पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो रॉन्ग डूअर है उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करते हुए क्षतिपूर्ति ला सकता है, या व्यादेश के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकता है इसको रोक दिया जाए। या प्राय स्पीकर रात में बजाता है, 12 बजे 1 बजे रात में स्पीकर बजाता है, जिससे कि उसके परिवार के सदस्य सो नहीं पाते। तो ये व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन है। तो दिस इज टॉर्ट। एंड अगर पब्लिक सड़क पर यदि डिगिंग या गड्ढा किया खोदा जाए तो यह एक पब्लिक न्यूसेंस दोनों है, बट एक पब्लिक न्यूसेंस है, एक प्राइवेट न्यूसेंस है। तो प्राइवेट न्यूसेंस इज अ टॉर्ट, पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्राइम, क्योंकि वह पब्लिक राइट का वायलेशन है, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। अब इसको देखें, स्लाइड में मैंने लिखा है अंतर एवं समानता। अपराध और टॉर्ट में क्या अंतर है और समानता क्या है? तो मैंने एक तरफ लिखा हुआ है विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य, अर्थात प्रोहिबिटेड एक्ट क्राइम है, और विधिक अधिकार का उल्लंघन, अतिक्रमण, यह टॉर्ट है। रेमेडी अलग अलग है दोनों में। देखें, एक में रेमेडी है, उपचार है, दंड है, पनिशमेंट दिया जाता है अपराध में, और टॉर्ट में जो रेमेडी है वह क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है। मैंने नीचे एरो बना करके लिखने का प्रयास किया है, कि बताने का प्रयास किया है कि उपेक्षा है, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, मानहानि, यह अपराध एवं अप्रकृति दोनों हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस तो सामान्यतः यही है कि अपराध और टॉर्ट में अंतर है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कि इसको साधारण भाषा में बस इतना ही समझें कि वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट इज अ क्राइम एंड वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट इज अ टॉर्ट। परंतु अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी है। अपवाद क्या है? कुछ ऐसे कृत्य हैं, कार्य, जिन्हें दोनों श्रेणी में रखा गया है कि वह टॉर्ट भी है एक ही समय में, और एक ही समय में वह क्राइम भी हो सकता है। मैंने बताया आपको, जैसे कि मानहानि बताई, वैसे ही न्यूसेंस है, वैसे उपेक्षा है, जैसे किसी चिकित्सक के द्वारा सर्जरी के दौरान उपेक्षापूर्ण मीन्स नेग्लिजेंटली सर्जरी के दौरान वह कोई ऐसी सामग्री, कोई ऐसी वस्तु पेट के ऑपरेशन के दौरान छूट जाता है जिससे कि मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो यह अपराध माना जाएगा। उपेक्षापूर्ण कृत्य के परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु कारित करना, यह क्राइम है, अपराध है। और डॉक्टर के विरुद्ध न केवल FIR लाया जा सकता है, न केवल उसको कारावासित किया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है कारावास का, बल्कि उसके विरुद्ध मृतक परिवार के सदस्य कंपनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए भी वाद ला सकते हैं, और न्यायालय कंपनसेशन या हर्जाना जिसको बोलते हैं वह मृतक परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराएगा। तो ये दो इसमें उपचारात्मक डिफरेंस भी है, रेमेडियल डिफरेंस भी है, परिभाषा के रूप में भी डिफरेंस है, और कहीं कहीं पर दोनों में ओवरलैपिंग भी है कि एक ही कार्य को टॉर्ट भी मानते हैं और उसी कार्य को हम क्राइम भी मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में पीड़ित को दो विकल्प प्राप्त हैं, वह कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकता है टॉर्ट की स्थिति में, और रॉन्ग डूअर को, अपराधकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करते हुए उसे दंडित भी करवा सकता है आपराधिक न्यायालय के द्वारा। इसको मैंने और सरल भाषा में दोनों में अंतर बताने का प्रयास किया है, अपराध एवं अपकृत्य में अंतर। देखें, जैसे मैंने लिखा है अपराध क्या है, संक्षेप में लिखा है पब्लिक रॉन्ग है, रॉन्ग ये भी है और अपकृत्य भी रॉन्ग, बट एक पब्लिक रॉन्ग है, ऐसा रॉन्ग जो लोगों के विरुद्ध दोष कारित किया जाए, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किया गया दोषपूर्ण कार्य, यह टॉर्ट है। पब्लिक न्यूसेंस मैंने इसको बताया ही। पब्लिक न्यूसेंस का उदाहरण क्या है? सड़क पर बाधा उत्पन्न करना, यह पब्लिक न्यूसेंस है, अपराध है, क्राइम है। प्राइवेट न्यूसेंस है व्यक्ति का अपने घर में ऐसा कार्य करना जिससे कि पड़ोसी को बाधा उत्पन्न होती हो, पड़ोसी की मानसिक शांति भंग होती हो, ऐसे कार्य को अपकृत्य की विधि में इंडिविजुअल रॉन्ग के रूप में, सिविल रॉन्ग के रूप में लाते हैं, टॉर्ट माना जाता है, अपकृत्य माना जाता है। तो ये दो मूलभूत अंतर हैं क्राइम और टॉर्ट के अंतर्गत। अब आते हैं अपकृत्य में दायित्व क्या है,
किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य को निर्धारित करने के लिए वे कौन से आधार होंगे, कौन से तत्व होंगे, जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो इस चीज को समझने के लिए इंग्लिश लॉ के अंग्रेजी विधि के कानून को, अंग्रेजी विधि के सूत्र को, फार्मूला को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखें, मैंने दो लैटिन फार्मूला उसको लिखा हुआ है। एक है इंजूरिया साइने डैमनम, दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। एक तरफ है इंजूरिया साइन डैमनम, ये लैटिन फार्मूला है, लैटिन सूत्र है इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया मीन्स होता है इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेज। साइन की इंग्लिश वर्ड है विदाउट, डैमनम मीन्स होता है डैमेज। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेज। दूसरा लैटिन सूत्र है डैमनम साइन इंजूरिया, अर्थात इसका इंग्लिश मीनिंग है डैमेजेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। सो इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो पहला है इंजूरिया साइन डैमनम है, दैट इज द बेसिस ऑफ टार्टियस लायबिलिटी। वह अपकृत दायित्व को निर्धारित करने का आधार है कि जहां पर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, वहां पर न्यायालय अपकृत मानते हुए ऐसे रॉन्गडूअर को, अपकृतकर्ता को उत्तरदायी ठहराते हुए क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन देने के लिए कंपेल कर सकती है, विवश कर सकती है। तो लीगल राइट का वायलेशन होना जरूरी है। डैमेजेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, अर्थात विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुए बिना यदि क्षति होती है तो यह कंपनसेट, इसे टॉर्ट के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर यदि दो दुकानदार हैं, दो दुकानदारों में अगर एक किसी दुकानदार की जो शॉप है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ ज़्यादा है, और सेम समान वस्तु बगल वाला भी अगर दुकानदार रख करके विक्रय बेच रहा है, ऐसी स्थिति में अगर ग्राहकों की संख्या किसी एक दुकान के पास ज़्यादा है और दूसरे के पास कम है, तो दूसरा दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार के विरुद्ध इस आधार पर वाद दायर नहीं कर सकता कि उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है, इससे उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसे महीने का लॉस हो रहा है, उसे वार्षिक नुकसान हो रहा है। यह चूँकि उसके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, उसे इकोनॉमिक लॉस हुआ है, उसका आर्थिक लॉस हुआ है, उसे मुनाफा नहीं हुआ है, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इस आधार पर डैमेज तो हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है उसको, क्योंकि समान वस्तु रखते हुए भी ग्राहकों की संख्या बगल वाले दुकानदार के पास ज़्यादा है, लेकिन विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं है। ग्राहकों का यह स्वतंत्रता है कि वह कहीं से भी अपने सामान को खरीदें, और किसी भी व्यक्ति की वाणिज्यिक स्वतंत्रता है कि वह कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को प्रचार प्रसार के माध्यम से वह बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर लीगल राइट का वायलेशन न होने से यह किसी भी रूप में वाद दायर करने का आधार नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में बेसिक अंतर यही है कि अगर इंजूरिया साइन डैमनम का केस है तब तो टार्ट का मामला बनता है, अर्थात किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो देन लायबिलिटी जो है वो उत्पन्न होगी। और यदि इकोनॉमिक लॉस हुआ है, आर्थिक लॉस हुआ है, विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक नुकसान होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं लाया जा सकता जब तक कि विधिक अधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो। तो जो सबसे बेसिस, जो फाउंडेशन है, जो टॉर्ट के अंतर्गत वाद लाने का जो आधार है, वह आधार ये है कि पीड़ित को न्यायालय में साबित करना होगा कि उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। इंजूरिया साइन डैमनम का मामला है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट है, यद्यपि आर्थिक उसे नुकसान नहीं हुआ है, परंतु उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, वायलेशन किया गया है, तो ये टॉर्ट का मामला बनता है। अब इसको केस के माध्यम से समझें। मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ये केस, एक घटना घटित हुई भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य AIR 1987। आप इसको स्क्रीन पर देखें।
मैंने इसको लिखा है भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर राज्य AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। यह केस इंजूरिया एंड डैमनम पर बहुत ही लीडिंग केस, इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो याचिका करता है वह स्वयं राजनेता है, विधायक है और स्वयं किसी एक पार्टी का, पैंथर्स पार्टी के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तथ्य इस प्रकार से इस केस में है कि भीम सिंह विधायक होते हुए जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे। सत्र का अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। उस विधानसभा के अधिवेशन सत्र में सम्मिलित होने के लिए वे जा रहे थे। उन्हें पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण वह विधानसभा के सत्र में एज ए विधायक सम्मिलित नहीं हो पाए। यद्यपि विधानसभा में सम्मिलित न होने से उस दिन की विधानसभा की किसी भी कार्रवाई की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो विधानसभा ने कार्य करना चाहा, विधानसभा ने सुचारू रूप से कार्य किया। एक विधायक की अनुपस्थिति में भी कार्य संपन्न हो गया। याचिकाकर्ता का उच्चतम न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुलिस के द्वारा बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जाना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यद्यपि वह जिस कार्य के लिए विधानसभा में जा रहा था उसके न जाने से भी वह कार्य विधानसभा में सुचारू रूप से संपन्न हुआ, परंतु सम्मिलित न होना विधायक का सदन में उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि विधायक होते हुए उसका मौलिक अधिकार है कि वह सत्र की प्रत्येक कार्रवाइयों में सम्मिलित हो। यद्यपि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाना और गिरफ्तारी के आधारों को न बताना कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, यह उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए यह माना कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई अवैध थी, गिरफ्तारी इलीगल थी, क्योंकि कारण भी नहीं बताए गए और यह कार्य संबंधित राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया कि चूंकि पुलिस अधिकारियों का राज्य के बिहाफ पर कार्य किया जा रहा था और आप सभी ये जानते होंगे कि जब किसी भी लोक सेवक के द्वारा, पुलिस के द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाए तो उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी, राज्य उत्तरदायी होगी। एक सिद्धांत ये भी है क्यू फेसिट पेरियलियम फेसिट पर्सी, अर्थात जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कार्य करता है, ये माना जाता है। तो पुलिस चूँकि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, वह स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही है, इसलिए जो कुछ भी दोषपूर्ण कार्य करेगी उसके लिए उस पुलिस के द्वारा या लोकसेवक के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए स्टेट लायबिल होगा, राज्य उत्तरदायी होगा। प्रस्तुत मामले में पुलिस के द्वारा की गई अवैध गिरफ्तारी को उच्चतम न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक मानते हुए, गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि याचिकाकर्ता को इसके लिए प्रतिकर प्रदान किया जाए, कंपनसेशन प्रदान किया जाए। और प्रस्तुत मामले में जम्मू कश्मीर राज्य को 1987 में निर्देशित किया गया कि उसके लीगल राइट का वायलेशन है, अतः 50,000 रुपये का कंपनसेशन इसे उपलब्ध कराया जाए, प्रदान कराया जाए। तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 1987 में 50,000 रुपये की जो रकम रही होगी वो भी निश्चित रूप से ज़्यादा थी और याचिकाकर्ता को प्रतिकर 50,000 रुपये की धनराशि एक दिन मात्र गिरफ्तारी के कारण राज्य सरकार को देना पड़ा याचिकाकर्ता को। तो यह है लीगल राइट का अगर वायलेशन होता है, कोई रॉन्गफुल डिटेन किया जाता है तो वह भी उसको अधिकार है कि वह न्यायालय में वाद ला करके अगर न्यायालय में साबित कर लेता है कि गिरफ्तारी अवैध थी तो राज्य सरकार ऐसे अवैध गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हर्जाना कंपनसेशन देने के लिए बाध्य है। यह एक लीडिंग केस है। इसमें अपकृत्य दायित्व के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको इसको विस्तार से बताने का प्रयास किया। अब दूसरा ये तो हो गया टार्ट की लायबिलिटी। अब दूसरा है आपराधिक दायित्व। अपराध में लायबिलिटी कैसे राइज होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने इसमें भी लैटिन सूत्र लिखा है छात्रों को यह समझने के लिए। प्रायः जो LLB स्तर के छात्र होते हैं उनको यह समझने में दिक्कत प्रायः होती है कि लैटिन फार्मूला भारत में क्यों लागू होगा और भारत में इंग्लिश हो या हिंदी के माध्यम से, चूँकि भारत में अंग्रेज़ों का शासक
शासन कई वर्षों तक रहा, इसलिए अंग्रेजों ने वे सारी चीज़ें थोपने का प्रयास किया जो उनके यहाँ प्रचलित थी। तो इसलिए हम अपराध के अंतर्गत भी लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए इस लैटिन सूत्र का सहायता लेते हैं, जिसके आधार पर भारत में भी आपराधिक दायित्व का निर्धारण किया जाता है। सूत्र क्या है उसको स्क्रीन पर देखें। मैंने लिखा हुआ है एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। यह एक लैटिन फार्मूला है। किसके लिए? टू डिसाइड क्रिमिनल लायबिलिटी। इसी फार्मूले के आधार पर आपराधिक दायित्व का निर्धारण किया जाता है। अब इस फार्मूला का अंग्रेजी शब्द अर्थ क्या है कि एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन इज टू कमिट अ क्राइम। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ है कि कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसे उस कार्य को दूषित आशय से, गलत इरादे से न किया गया हो। तो कार्य स्वयं में किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक वह आपराधिक आशय से, दूषित आशय से, गलत आशय से न किया गया हो। उदाहरण के तौर पर आप किसको ऐसे समझें कि जब सड़क पे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे से कोई पत्थर से प्रहार किया जाए और वह व्यक्ति जब मुड़ता है, पीछे मुड़ता है, देखता है कि पत्थर से प्रहार करने वाला व्यक्ति पागल है, विक्षिप्त अवस्था में है, तो प्रतिशोध लेने, बदला लेने की भावना उसी क्षण कम हो जाती है जैसे वह पाता है कि यह पागल है, विक्षिप्त अवस्था। अर्थात यह जो विक्षिप्त व्यक्ति है, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, इसके अंदर अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता नहीं है, इसलिए पीड़ित की बदला लेने की भावना कम हो जाती है। इसी आधार पर समाज की बदला लेने की भावना कम हो जाती है। तो कानून भी ये कहता है कि जब कोई कार्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिस व्यक्ति में अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता नहीं है, तो कार्य यद्यपि गलत है, सर फोड़ दिया, रक्तस्राव हुआ, ब्लीडिंग हुई, संभव है मर भी जाए, लेकिन जैसे ही न्यायालय में साबित किया जाए कि ये व्यक्ति पागल था, उसे मारते समय, सर पर प्रहार करते समय मानसिक स्थिति इतनी विक्षिप्त थी कि वह गलत और अच्छे और बुरे में भेद करने में सक्षम नहीं था। तो कानून यह कहता है कि चूंकि वह कार्य तो किया गया था, कार्य दोषपूर्ण है, परंतु दूषित आशय से नहीं किया गया था, गिल्टी इंटेंशन से नहीं किया गया था, इसलिए कार्य स्वयं किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक वह आपराधिक आशय से, गलत आशय से, दूषित आशय से न किया गया है। तो ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जैसे कि 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। अब एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ये जो लैटिन फार्मूला है, भारत में इतना प्रचलित है कि जब सन 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, तो इस लैटिन फार्मूला को भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत भी लाया गया। और वर्तमान में भारतीय संसद के द्वारा जो वर्ष 2023 में 2023 में एक नया कानून बनाया गया आईपीसी को रिपील करते हुए, जिस पर ये पूरा व्याख्यान आधारित है, जिसको हम संक्षेप में BNS 2023 की संज्ञा देते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की संज्ञा देते हैं। इसके अंतर्गत भी क्रिमिनल लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए ये लैटिन फार्मूला उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये सन 1860 में। अर्थात अगर हम इसको आपराधिक विधि के अंतर्गत देखें, BNS के अंतर्गत देखें, तो यह लैटिन फार्मूला ठीक उसी प्रकार से सत्य है जैसे कि विज्ञान में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलना पानी को बनाता है, H2O बनाता है। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना H2O बनाता है, वैज्ञानिक ये यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रुथ है, वैसे ही आपराधिक विधि के अंतर्गत यह लैटिन फार्मूला आज भी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत क्राइम को डिसाइड करने के लिए, आपराधिक दायित्व को डिसाइड करने के लिए पूरे भारत में आपराधिक न्यायालय के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में आज भी प्रासंगिक है। इसलिए इस प्रासंगिकता पर चर्चा आज भी किया जा रहा है। तो ये हो गया कि कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को आपराधिक आशय से न किया गया हो, अर्थात यह जो इंटेंशन है व्यक्ति का, जो व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड है, वही उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपराधिक दायित्व को निर्धारित करते समय न्यायालय सर्वप्रथम ये देखता है
कि कार्य तो दोषपूर्ण है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पहले यह देखता है कि जो कार्य करते समय व्यक्ति का इरादा कैसा था, व्यक्ति गलत इरादे से कार्य किया, या जैसे आपको मैं ये बताने का प्रयास करूं कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को मार देना यह सदैव दंडनीय नहीं है। यद्यपि दोषपूर्ण कार्य है, मृत्यु कारित करना रॉन्गफुल एक्ट है, लेकिन यह सदैव पनिशेबल नहीं है। यह हमेशा इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। कब? जब कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में या दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा में, रक्षा में प्राणघातक यदि हमला हो रहा है, तो उस प्राणघातक हमले को विफल करने के लिए यदि व्यक्ति हमलावर की जान ले ले, तो कानून कहता है कि ऐसा कार्य दोषपूर्ण कार्य क्षम्य है विधि में, मानो कि वह अपराध हुआ ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, क्योंकि वहां पर वो जो कार्य किया गया गिल्टी इंटेंशन से नहीं किया गया। अगर हमलावर को नहीं मारा जाता तो हमलावर उसको मार देता, या हमलावर को नहीं मारा जाता तो हमलावर रेप करता, बलात्कार करने के आशय से हमला किया था, या किडनैपिंग करने के, व्यापहरण करने के आशय से हमला किया था। यदि हमलावर को नहीं माना जाता तो वह बच्चे का अपहरण कर उठा ले जाता। तो कानून ऐसी स्थिति में यह अधिकार प्रदान करती है कि यदि दोषपूर्ण कार्य किया जाए, परंतु दोषपूर्ण कार्य करते समय यदि दोषपूर्ण कार्य का उद्देश्य अगर इस प्रकार का है, तो ऐसे दोषपूर्ण कार्य को क्षम्य कर दिया जाएगा, और ऐसी जो किलिंग है वह न्यायोचित है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जो है दोषपूर्ण कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह आपराधिक आशय से न किया गया हो। अब आते हैं इसके अगला, देखें अपराध निर्धारण में मानसिक तत्व। आप स्क्रीन पर देखें, मैंने इसको लिखा है, दो भागों में डिवाइड किया है। एक तरफ लिखा है कार्य या लोप, लोप को मतलब इंग्लिश होती है ओमिशन, ओमिट करना, और दूसरा मैंने लिखा है पॉइंट लीगल ड्यूटी वर्सेस मॉरल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी क्या है, मॉरल ड्यूटी क्या है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि मृत्यु कारित करना और भागना, शव को छिपाना, यहाँ पर इसकी जो मेंटल एलिमेंट है, गिल्टी इंटेंशन है या नहीं है, इसको निर्धारित करेंगे। यह व्यक्ति के मन स्थिति को स्पष्ट करता है। बहुत अच्छा तैराक होना, नदी में डूबते हुए व्यक्ति को न बचाना, क्या उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? इसको मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप इसको स्क्रीन पर देखें तो, कि यदि किया गया कार्य दूषित आशय से किया गया है तो अपराध माना जाएगा, या लोप भी अपराध माना जाता है। ओमिट करना, ओमिशन मतलब है ओमिट करना। लोप का तात्पर्य यहाँ पे है कि ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, विधिक कर्तव्य से का भंग करना या विधिक कर्तव्य से पीछे हटना। जैसे कांस्टेबल का ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कोई कांस्टेबल जो एक सड़क पर बैठा हुआ है, चौराहे पर बैठा हुआ कांस्टेबल, उसके समक्ष यदि दो व्यक्ति आपस में चाकूबाजी करते हैं, आपस में एक दूसरे पर हमला करते हैं, और कांस्टेबल वहां से उठकर चला जाता है, तो यह जो कृत्य होगा कांस्टेबल का, जो यह कार्य है, यह है ओमिशन है। उसने कुछ किया नहीं, कृत्य तो किया नहीं, बट उसने अपने विधिक कर्तव्य से विमुख हो गया, अर्थात वो अपने लीगल ड्यूटी से पीछे हट गया। उसकी लीगल ड्यूटी क्या है कि वह अगर वह कार्य पर है तो उसकी लीगल ड्यूटी ये है कि कानून व्यवस्था वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को रोके, वहाँ पर दो व्यक्तियों को जो आपस में लड़ रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनको उनकी रोकथाम करना। यह रोकथाम न करना और वहाँ से हट जाना, यह ड्यूटी से विमुख होना, अर्थात लीगल ड्यूटी से पीछे हटना होना माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस कांस्टेबल को भी उस अपराध किए जाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि उसने ओमिट किया, अपनी ड्यूटी से पीछे हटा है। यह भी एक अपराध माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी नदी के किनारे एक ऐसा राष्ट्रीय तैराक जिसको तैराकी में गोल्ड मेडल मिला हुआ है, वह तैराक नदी के किनारे बैठा हुआ है और एक व्यक्ति डूब रहा है, और डूबते हुए व्यक्ति को वह बचाने का कोई प्रयास नहीं करता और व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये जो ड्यूटी है, जो तैराक है, बहुत अच्छा तैराक होना, यह कोई लीगल ड्यूटी, लॉ ने उसके ऊपर कोई विधिक कर्तव्य नहीं इम्पोज किया है कि वह कूद कर जाए और उसको डूबते हुए व्यक्ति को बचाए। यह उसका मॉरल नैतिक कर्तव्य है कि वह एक डूबते हुए व्यक्ति को, मरते हुए व्यक्ति को
बचाए। परंतु वहीं पर यदि नदी के समक्ष सरकार के द्वारा सरकार के वेतन पर नियुक्त किया गया कोई गाइड जिसे नियुक्त किया गया है और सरकार ये बता रखी है कि तुम्हारा कार्य यह बताना है कि एक चेन के बाहर या एक निश्चित सीमा के बाहर नदी में लोगों को जाने से रोकना है, वहाँ पर अगर वह व्यक्ति डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचाता है तो वह कार्य का लोप करता है, अर्थात अपने विधिक कर्तव्य से पीछे हटता है, क्योंकि उसकी लीगल ड्यूटी है। लॉ ने उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर रखा है, उसको वेतन देती है कानून और स्टेट कि यह बताने के लिए कि एक निश्चित सीमा के बाहर नदी में आगे नहीं बढ़ना है, उसके लिए वही नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों रूपों में यह लीगल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी है। वैसे ठीक वैसे ही जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के घर के समक्ष कोई भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति मर जाए, भूख से मृत हो जाए, तो किसी भी आधार पर ऐसे व्यक्ति को उस मृतक उस भूख से मृत्यु हुए व्यक्ति के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसका सामाजिक दायित्व हो सकता है। नैतिक दायित्व है कि वह भूख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराए, और उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो समाज का कोई भी सामान्य नागरिक उस मृत्यु का कारण नहीं हो सकता, उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। परंतु यदि जेल में कोई कैदी जिसको लगातार 1 हफ्ते तक 10 दिन तक भोजन न दिया जाए, उस कैदी की मृत्यु अगर भोजन न देने से हुई हो और डॉक्टर के द्वारा यह प्रमाण पत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित कर दिया जाए कि यह पिछले 10 दिनों से 20 दिनों से इसके पेट में किसी भी प्रकार से कोई अन्य भोजन नहीं गया है, तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जेल अधीक्षक जो वहाँ का जेलर होगा उसे उस कैदी की मृत्यु कारित करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसकी यहाँ पर जेलर और जेल अधीक्षक की लीगल ड्यूटी है क्या, टू प्रोवाइड फूड, उस भोजन कैदियों को भोजन उपलब्ध कराना, कैदियों को भोजन उपलब्ध कराना, उनको उनके स्वास्थ्य उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना। जब तक वह दोषित नहीं है, दोषित कैदी को भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो यहाँ पर जो लॉ ने जो कानून ने ड्यूटी अधिरोपित कर रखा है, उस ड्यूटी का भंग किया जाना, उस ड्यूटी से विमुख होना, यह लीगल ड्यूटी का वायलेशन है। मॉरल ड्यूटी नैतिक रूप से बाध्य होना, कर्तव्य, ये जो नैतिकता सामाजिकता के चलते यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मदद न करे तो कानून के अंतर्गत उसे किसी भी आधार पर आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये दो चीज़ों में लीगल ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी के अंतर को समझना है कि अपराध निर्धारण में लीगल ड्यूटी महत्वपूर्ण है, मॉरल ड्यूटी महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं आपराधिक दायित्व के निर्धारण में सहमति की भूमिका। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है जहां सहमति वहां क्षति नहीं। एक लैटिन फार्मूला है, अगेन ये लैटिन फार्मूला है कि वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, और इसको मैंने दूसरी तरफ लिखा है सहमति टार्ट में क्षम्य है। सहमति अपराध में पूर्ण बचाव नहीं है, दोनों में समझना है। अब इसको मैंने लिखा है भारतीय जो न्याय संहिता बनी है 2023 की धारा 25, 26, 27 में, इसको मैंने उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया है कि डॉक्टर का ऑपरेशन करना, सहमति से डॉक्टर यदि ऑपरेशन करता है, मरीज की मृत्यु हो जाए, कंसेंट सहमति से किया गया कार्य क्या अपराध माना जाए? आपराधिक विधि के अंतर्गत सहमति पूर्ण बचाव नहीं है। जैसे मैंने लिखा है फार्मूला है वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, उसका अंग्रेजी शब्द है कि वेयर देयर इज कंसेंट देयर इज नो इंजरी, जहाँ सहमति है वहाँ कोई क्षति नहीं होती। तो यह सिद्धांत आपराधिक विधि में पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। इसलिए लागू नहीं होता कि सपोज अगर इसको कानूनी मान्यता दे दी गई होती, कानून में लिख दिया गया होता कि जहाँ सहमति है वहाँ कोई क्षति नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े अपराधी छोटे अपराधियों को, अपने प्रतिद्वंदियों को मार देते और लिखवा भी लेते, मरने के पहले उनसे लिखवा लेते कि वह अपनी सहमति से इनके द्वारा मृत्यु सहन करने को सहमत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि
पीड़ित के मृतक के घर वाले वाद भी लाते केस में, अगर ये कानून बना दिया गया होता तो न्यायालय में जैसे साबित होता कि उसकी राइटिंग हैंड राइटिंग भी देख लिया जाए, मरने के पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया जाए, उसने स्वयं वीडियो रिकॉर्ड, उसकी स्वयं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें वो कह रहा है कि इनके द्वारा अगर मैं मारा जाऊंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मैं किसी भी आधार पर इनके विरुद्ध वाद, मेरे परिवार के द्वारा वाद न लाया जाए, तो इस आधार पर वो अपराधी बच जाता। इसलिए सहमति को आपराधिक विधि में बाहर रखा गया है कि सहमति के आधार पर मृत्यु को, सहमति के आधार पर अपराध को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, जो लोक कल्याण की भावना से या लोक कल्याण के आधार पर डॉक्टरों को, जो चिकित्सक हैं, उनको छूट प्रदान की गई है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि कोई चिकित्सक किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ उस मरीज का ऑपरेशन करता है, मरीज के घर वालों के सहमति के आधार पर एक कंसर्न लेटर भरवाता है, हर ऑपरेशन के पहले एक कंसर्न लेटर चिकित्सक भरवाता है, सर्जन भरवाता है। यदि उस सहमति के बावजूद भी यदि चिकित्सक पेशेंट को ऑपरेशन के सर्जरी के दौरान नहीं बचा पाया, ब्रेन इंजरी है या कोई शरीर का और कोई महत्वपूर्ण भाग है जिसका ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता से उसने ऑपरेशन किया, परंतु उसकी जान, मरीज की जान नहीं बचा पाया, तो यहाँ पर उस चिकित्सक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा, आपराधिक वाद नहीं लाया जा सकेगा। कारण उसका यह है कि चिकित्सक के द्वारा बिना आपराधिक आशय के मरीज की जान बचाने के लिए उसकी सहमति से या उसकी सहमति के बिना ऑपरेशन किया गया, कोई अपराध नहीं माना जाएगा। एक कानूनी मान्यता भी है, कानून में भी प्रावधान कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 25, 26, 27 के अंतर्गत इसे कानूनी रूप प्रदान किया गया है कि अगर किसी मरीज, कोई ऐसा व्यक्ति जो दुर्घटना से ग्रसित है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको किसी हॉस्पिटल में लाया जाता है और उस व्यक्ति का कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदार, कोई अता पता नहीं है, जो राहगीर हैं उन्होंने दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, डॉक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इसका ऑपरेशन तुरंत न किया जाए तो ये मर जाएगा, रक्तस्राव अधिक हो रहा है, चिकित्सक के द्वारा बिना किसी की सहमति के यदि उस मरीज का ऑपरेशन किया जाता है, पूरी सावधानी, मेडिकल साइंस में जो सावधानियां दी गई हैं, वह सर्जन भी, MS उसके पास डिग्री भी है, पूरी इसकी CD उसने बनाई है, पूरे तन्मयता से उसकी टीम ने ऑपरेशन किया है, बावजूद उसे मरीज को नहीं बचा पाई, मरीज मर जाता है। तो मृतक मरीज के परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा चिकित्सक या चिकित्सक दल के ऊपर विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, क्योंकि उसने मरीज की जान बचाने के लिए सहमति के बिना वह ऑपरेशन किया है, इसलिए उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां पर कि किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए चिकित्सकों को, डॉक्टरों को यह एक प्रकार से प्रोटेक्शन दिया गया है, ढाल के रूप में संरक्षण प्रदान किया गया है कि जब उनके ऊपर इस प्रकार से यदि हमला हो और मृतक के परिवार के सदस्य कोई आपराधिक मुकदमा लाते हैं, FIR करते हैं, तो जैसे न्यायालय के समक्ष मामला लाया जाएगा कि ऑपरेशन पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया है, वह चिकित्सक है, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, तो न्यायालय निश्चित रूप से उसे दोषमुक्त कर देगा। तो एक प्रकार से सहमति आपराधिक मामलों में सीमित बचाव है, कुछ ही मामलों में बचाव है, पूर्ण बचाव नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैंने सहमति टार्ट में बचाव है, सिविल ये जो टार्ट के अंतर्गत ये बचाव है। जैसे जितने भी गेम होते हैं, जैसे रेसलिंग का है, कुश्ती का गेम है, या हॉकी का गेम है, फुटबॉल का है, वॉलीबॉल, अगर फुटबॉल की गेम में या हॉकी की गेम में दोनों टीमों के, जो 2 टीमें हैं, उन दोनों टीमों के सदस्यों के द्वारा एक इम्प्लाइड कंसेंट होती है कि वे संभावित सभी क्षतियों को सहने के लिए अपनी सहमति देते हैं। लेकिन यदि ये साबित कर दिया जाए कि कोई फाउल गेम हुआ है, हॉकी या फुटबॉल में कोई फाउल गेम का मतलब कि जो गेम के नियम हैं, जो खेल के नियम हैं, उसमें उसके विरुद्ध जाकर के कार्य किया गया है और किसी की मृत्यु हुई या किसी की क्षति हुई है, जैसे हॉकी से सर पर प्रहार कर देना खेल के दौरान, या हॉकी से पीठ पर प्रहार कर देना खेल के दौरान, तो ये माना जाएगा कि
फाउल गेम है, निश्चित रूप से अनुचित कोई न कोई ये कार्य किया गया है, तो वहाँ पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। अन्यथा खेल के सभी प्रकार के जो गेम हैं, क्रिकेट का हो गया, रेसलिंग कुश्ती का जो खेल हो गया, अगर उसमें भी कुश्ती के भी खेल में अगर एक व्यक्ति दूसरे को गलत आधारों पर अगर वह उसे किसी रूप में क्षतिग्रस्त करता है, तो निश्चित रूप से इसका बचाव उसको उपलब्ध नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि सहमति गेम में, खेल में बचाव तो है, परंतु खेल में अगर किसी प्रकार के खेल के नियमों के विपरीत जाकर के कार्य किया गया है और क्षति हुई है, तो वहाँ पर सहमति बचाव नहीं होगा और जो पीड़ित व्यक्ति है वह अपकारकर्ता के विरुद्ध, रॉन्गडूअर के, दोषकर्ता के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है और क्षतिपूर्ति कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया, टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे समझेंगे। नेक्स्ट देखें, दूषित आशय और उद्देश्य में क्या अंतर है, इंटेंशन और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। दूषित आशय जो गिल्टी इंटेंशन है, वह व्यक्ति की वह मनोस्थिति है, वह मनोदशा है, जब किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए वह प्रेरित किया जाता है। अर्थात जो गिल्टी इंटेंशन है, आशय जो इंटेंस व्यक्ति का जो इंटेंशन है, वह उस व्यक्ति का वह स्टेट ऑफ माइंड है, वो व्यक्ति के मस्तिष्क की वह दशा है जो उसे किसी कार्य को करने के लिए वह विवश करती है, कंपेल करती है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वह अल्टीरियर मोटिव है, अर्थात पश्चातवर्ती कार्य है। जैसे चुनाव में पराजित उम्मीदवार के द्वारा विजयी उम्मीदवार की हत्या करना। तो जो पराजित उम्मीदवार है उसने विजयी उम्मीदवार की हत्या किया, तो मोटिव बिहाइंड मर्डर क्या है, वह राजनीति का बदला, अपने चुनाव के हारने का बदला लेना है। तो यह इसका मोटिव है। मोटिव अपराध में रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। अर्थात व्यक्ति का उद्देश्य कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका कार्य दोषपूर्ण है, रॉन्गफुल एक्ट है और उसके द्वारा किए गए कार्य को विधि द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया है, उस व्यक्ति का उद्देश्य चाहे कितना भी भले पवित्र क्यों न हो, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य यदि निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो उसे अपराधी माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक पिता अपनी पुत्री की मृत्यु कारित कर देता है इसलिए कि उसकी पुत्री का अपहरण न किया जाए, या जो लुटेरे हैं उसकी पुत्री को अपहरण कर ले जाएंगे और उसके साथ अनैतिक कार्य करेंगे, बलात्संग करेंगे, रेप करेंगे, या रेप करने से बचाने के लिए एक पिता अपनी पुत्री की अगर मृत्यु कारित कर दे, उद्देश्य उसका भले अच्छा हो सकता है, परंतु जो कार्य है वह दोषपूर्ण कार्य है। इसलिए यहाँ पर जो उसका उद्देश्य है, उद्देश्य को कानून ध्यान नहीं रखती। एक्ट जो इटसेल्फ जो कार्य है, जो किया गया कार्य है, वह दोषपूर्ण है, इसलिए उसे, उस पिता को भी अपराधी हत्यारा माना जाएगा। दूसरा दृष्टांत इस पे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, बाइगेमी का मामला है, द्विविवाह का मामला है। बाइगेमी की केस में जहाँ पर अगर एक पत्नी अगर पति को यह प्रेरित करे कि पति दूसरा विवाह कर ले, पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पत्नी माँ नहीं बन सकती है और विज्ञान में यह डॉक्टर ने प्रमाण पत्र दे दिया है, उसके कहने पर पति दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उद्देश्य पवित्र है, विवाह करना और संतानोत्पत्ति करना, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, उद्देश्य पवित्र है, परंतु किया गया कार्य जो है वह विधि विरुद्ध है। ऐसे कार्य को कानून में विरुद्ध रखा गया, निषिद्ध किया गया है कि जो कोई भी पुरुष या स्त्री विवाहित होते हुए अपने जीवन काल में किसी अन्य स्त्री या पुरुष से विवाह करेगा या करेगी, वह द्विविवाह का अपराध करेगी या करेगा, द्विविवाह के अपराध का दोषी होगा, दंडित किया जाएगा, 7 वर्ष का कारावास होगा। तो ऐसी स्थिति में उद्देश्य का अच्छा होना, पवित्र होना, किए गए दोषपूर्ण कार्य को क्षम्य नहीं कर सकता है। दोषपूर्ण कार्य है, उद्देश्य क्या है, कितना भी पवित्र क्यों न हो, वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। तो ये हो गया उद्देश्य और आशय में
अब देखते हैं अपराध और अपकृत्य में क्या अंतर है। इसको एक स्लाइड में मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया है। दोनों में डिफरेंस क्या है अपराध और अपकृत्य में। एक तरफ मैंने लिखा है अपराध को, दूसरी तरफ लिखा है अपकृत्य को। अब आप देखें, अपराध क्रिमिनल रॉन्ग है जो अपेक्षाकृत गंभीर प्रकृति के होते हैं। दूसरी तरफ मैंने लिखा है टॉर्ट जो सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग जो अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं। ये लेस सीरियस एक्ट होते हैं, समाज में इनका बहुत प्रभाव नहीं होता है टॉर्ट का। अपराध एक पब्लिक रॉन्ग है, मतलब क्राइम जो सार्वजनिक अपराध है। देखें, अपराध मैंने उसको हिंदी में लिखा है एक सार्वजनिक अपकार है जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है, जबकि अपकृत्य जो है एक व्यक्तिगत अपकार है, किसी इंडिविजुअल रॉन्ग है, किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट एक रॉन्ग कमिट किया जाता है जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। थर्ड मैंने लिखा है कि अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार पीड़ित व्यक्ति को या राज्य को होता है। क्राइम के अंतर्गत जो कार्रवाई करने का अधिकार है वह स्टेट को होता है, स्टेट उसको दंडित करती है, जबकि अपकृत्य के विरुद्ध कार्रवाई किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो सफरर है, जो पीड़ित है। फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड शारीरिक अथवा आर्थिक दोनों हो सकता है। कॉर्पोरियल पनिशमेंट हो सकता है या फाइन इम्पोज किया जा सकता है क्राइम के अंतर्गत, टॉर्ट के अंतर्गत, जबकि अपकृत्य में आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है का प्रावधान है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों में। फिर देखें, अपराध में आपराधिक आशय अर्थात दुराशय एक महत्वपूर्ण तत्व है, मेंटल गिल्टी इंटेंशन, जबकि अपकृत्य में दुराशय की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत आशय की आवश्यकता नहीं है अगर दोषपूर्ण कार्य किया गया है। टॉर्ट अपराध जो है वो दंड न्यायालय के द्वारा, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, जबकि टॉर्ट जो है वह सिविल कोर्ट के द्वारा। इसमें कोर्ट का भी डिफरेंस है, क्राइम का जो लाइबिलिटी डिसाइड होती है क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, टॉर्ट की जो लाइबिलिटी डिसाइड होती है वह सिविल कोर्ट के द्वारा, सिविल कोर्ट डिसाइड करती है। अपराध में अपराधी को दंड देने का उद्देश्य अपराध का निवारण करना होता है, जबकि अपकृत्य में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देना मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसको एक एक करके समझें। जैसे मैंने आपको बताया कि क्राइम के अंतर्गत जो दंड देने का उद्देश्य है वह है अपराध का निवारण करना, टू प्रिवेंट क्राइम, अपराध का निवारण करना है। और टॉर्ट में जो उद्देश्य है दंड देने का वह क्षतिपूर्ति देने का, कंपनसेशन देने के लिए उसको विवश किया जाना है। तो क्राइम और टॉर्ट में कोर्ट का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल कोर्ट होती है क्राइम को डिसाइड करने के लिए, सिविल कोर्ट जो होते हैं, दीवानी न्यायालय होते हैं सिविल कोर्ट, वे टॉर्ट को डिसाइड करने के लिए होते हैं। रेमेडियल डिफरेंस ये है कि रेमेडी, इसमें क्राइम में जो रेमेडी है वह कारावास और फाइन, पनिशमेंट के रूप में कारावास और जुर्माना दोनों लगाए जाते हैं। टॉर्ट के अंतर्गत जो रेमेडी है वह कंपनसेशन है, हर्जाना, क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। तीसरा, क्राइम जो है वह पूरे समाज के विरुद्ध है, इसलिए जो कार्रवाई की जाती है वह स्टेट के द्वारा की जाती है, अर्थात पीड़ित के अपराध में पीड़ित के द्वारा एफआईआर कर दिया जाना मात्र ही पर्याप्त है। पूरी कार्रवाई, चार्जशीट लाना, अन्वेषण करना, ये सब स्टेट का कार्य है, अर्थात स्टेट की तरफ से, राज्य की तरफ से उसके द्वारा नामित एजेंसी जो है पुलिस, वह अन्वेषण प्रारंभ करेगी, चार्जशीट लाएगी, चार्जशीट के आधार पर न्यायालय में कार्रवाई होगी और पीड़ित पक्ष की तरफ से जो अधिवक्ता होगा वह उसका अधिवक्ता स्वयं का अधिवक्ता नहीं होगा, बल्कि सरकार के खर्चे पर सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया अधिवक्ता पीड़ित परिवार के मामले को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, जो कि अपराधी को स्वयं अपना अधिवक्ता नियुक्त करना होता है। टॉर्ट में क्या है कि अगर टॉर्ट हुआ है, टॉर्ट के अंतर्गत सिविल अगर ये मामला है तो सिविल न्यायालय में वादी और प्रतिवादी के बनाम विरुद्ध मुकदमा चलता है। पक्षकारों का भी डिफरेंस होता है। सिविल वाद में हमेशा पक्षकार जो है दोनों प्राइवेट एंटिटी होते हैं, अर्थात वादी बनाम प्रतिवादी, मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर वाई। क्राइम में क्या होगा कि आवश्यक रूप से एक पक्षकार जो है वह राज्य होगा, स्टेट बनाम अपराधी,
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जिसने अपराध किया अपराधी का नाम। तो ये क्राइम का हो गया। टॉर्ट में है दोनों पक्षकार जो है वो प्राइवेट लिविंग एंटिटी होंगे, जीवित व्यक्ति होंगे, वादी बनाम प्रतिवादी। यहाँ पर होगा राज्य बनाम अपराधी। तो ये राज्य को आपराधिक मामलों में पूरा का पूरा अपराध पीड़ित की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, वह स्टेट का होता है, जबकि टॉर्ट के अंतर्गत पूरे के पूरे मामले को वादी को स्वयं लड़ना होता है, पीड़ित को स्वयं लड़ना होता है जिसने उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया है। न्यायालय में साबित करना होता है कि लीगल राइट का वायलेशन अमुक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो यह क्राइम और टॉर्ट में बेसिक डिफरेंस ये है। परिभाषा के आधार पर मैंने आपको अंतर बताया है कि परिभाषा में भी डिफरेंस है कि क्राइम की जो डिफिनीशन है और टॉर्ट की डिफिनीशन, दोनों में अंतर है इस रूप में कि एक जो है पूरे समाज के विरुद्ध किया गया, समाज के लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण है, ये क्राइम है, और एक व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण है तो टॉर्ट है। कुछ अपवाद को छोड़कर 3 अपवाद मैंने प्रारंभ में ही बता दिए हैं। तो इस रूप में मैंने इस व्याख्यान के अंतर्गत क्राइम और टॉर्ट की डिफिनीशन बताने का प्रयास किया। क्राइम और टॉर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी का क्या फार्मूला है, लैटिन सूत्र है, टॉर्ट के डिसाइड करने का जो लैटिन फार्मूला क्या है, सहमति का बचाव, सहमति कंसेंट डिफेंस है, टॉर्ट में पूरा कंप्लीट डिफेंस है, परंतु कंसेंट जो है सहमति अपराध में पूर्ण बचाव के नहीं माना जाता, लिमिटेड बचाव है। इसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। तो इस रूप में मैंने टॉर्ट और क्राइम के बीच अंतर को बताने का प्रयास किया। लायबिलिटी के लिए पूरे विस्तार से मैंने दोनों की लायबिलिटी क्या होगी, कोर्ट का जो दोनों का अंतर है उसका मैंने केस लॉ के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से टॉर्ट और क्राइम का जो डिफरेंस है सारगर्भित रूप में इसको मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण जो केस लॉज हैं दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और प्रायः मुख्य परीक्षाओं में पहला ही प्रश्न जो होता है वह अपराध और टॉर्ट में डिफरेंस के लिए, या किन परिस्थितियों में कोई भी किया गया कार्य टॉर्ट और क्राइम दोनों माना जाता है, वे कौन से कृत्य हैं जो अपराध एक ही समय में अपराध भी होते हैं और टॉर्ट भी होते हैं, वे कौन से अपराध हैं, निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो मैंने आपको बताया नेग्लिजेंस, उपेक्षा, मानहानि, ये कुछ ऐसे मामले हैं, न्यूसेंस, ऐसे कुछ कृत्य हैं, कार्य हैं जो कि एक ही समय में क्राइम और टॉर्ट दोनों की श्रेणी में आते हैं। इस व्याख्यान के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि बताए गए सभी तत्व कंप्लीटली आपको समझ में आए होंगे। इतना यदि आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से क्राइम और टॉर्ट का जो डिफरेंस है, शुरुआती जो ये चैप्टर ये शुरू ही होता है यहीं से LLB और LLM स्तर में और प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्राइम और टॉर्ट क्या है, डिफरेंस क्या है, मैंने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया। थैंक यू, धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer.
But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.